हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर वन में जो मॉड्यूल डी कर रहे हैं, ये लास्ट मॉड्यूल है इस पेपर का। इसका चैप्टर थ्री का पार्ट टू यानी कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसका पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज़ गो थ्रू दिस कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में यूज़ होते हैं। हालांकि आपको ऑलमोस्ट सारे पता होंगे, बट फिर भी हम टाइप्स के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफ़ी अलग हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी बेसिकली जो आप शेयर्स खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट में, या जो अपने आप जो ऐप्स यूज़ करते हैं, जीरोधा हुआ या आप स्टॉक्स हुआ, इस पर जा करके वो जो आप खरीद रहे हैं वो इक्विटी। एक तरह से इक्विटी क्या है? एक ओनरशिप इंटरेस्ट है कंपनी में, जिसमें जो कॉमन भी होता है, प्रेफर्ड भी होता है। ठीक है। इक्विटी किस किस टाइप के होते हैं वो नीचे बताया गया है। पहला होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होगा? जो ऑर्डिनरी शेयर हो गया, जो हम लोग अपना नॉर्मल आम आदमी खरीदता बेचता रहता है। ये क्या है? ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है एक कुछ फ्रैक्चुअल या पार्टली ओनरशिप उस शेयर होल्डर की उस कंपनी में जिसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसका रिस्क वो कवर कर रहा है, तभी तो उसका प्रॉफिट, उसका गेन भी वो करेगा, एक्सपीरियंस करेगा जो भी बिजनेस वेंचर है उसमें। जो होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होगा वो उस कंपनी का मेंबर माना जाएगा। ठीक है। और उसके पास एक तरह से वोटिंग राइट्स भी होंगे। अगर आप लोग भी शेयर्स खरीदने वगैरह हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके मैसेज आता है ई वोटिंग वगैरह के लिए। क्यों? क्योंकि आपके उसके उस कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, इसलिए आपके पास वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं। जो कंपनी है वो ऐसे जो शेयर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से, जैसे डिफरेंशियल राइट्स ऑफ वोटिंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इस तरीके से इशू कर सकती है। कई सारे उसके फीचर्स हैं जो भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके आता है राइट इशू है राइट शेयर। ये क्या होता है? पहला इक्विटी शेयर होगा, दूसरा हो गया राइट इशू है राइट शेयर। दिस रेफर्स टू द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, वो कंपनी अगर नए शेयर्स निकाल रही है तो पहले वो आपको प्रेफरेंस देगी, पहले आपसे कहेगी कि आप उसको ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा? जितना रेशियो आपके पास है उस हिसाब से आपको मिला। मान लीजिए आपने दस दस शेयर ले रखे हैं किसी कंपनी के। ठीक है। 10 स्टॉक्स हैं आपके पास। अब कंपनी इनको और शेयर्स देने हैं, तो वो आपको पहले पूछेगी कि भाई आपको चाहिए क्या। तो वो लेकिन उसी रेशियो में मिलेगा। ठीक है। और ये ऐसा है कि ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमारा। कंपनी कभी कभी आज प्रॉफिट देती है, समझ लीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए 10, उसने क्या किया, 10:1 का रेशियो बना दिया। तो अब जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको एक राइट रेशियो मिल जाएगा, राइट शेयर मिल जाएगा। किसी के पास 100 है तो उसको 10 मिल जाएंगे। इस तरह से रहता है। ठीक है। इसमें खरीदना बेचना, इसमें कुछ देना आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा, ऐसा समझ लो आप। फिर बोनस शेयर्स क्या होते हैं? ये भी कंपनी के द्वारा उन लोगों को इशू किए जाते हैं जो कि स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर ऑलरेडी कंपनी के हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं? जब कंपनी को अपना कैपिटलाइजेशन बढ़ाना होता है, जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किए हैं पिछले सालों में, उसको एक तरह से शेयर प्रीमियम अकाउंट के माध्यम से दिया जाता है। फिर प्रेफर्ड स्टॉक की बात आती है। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक के प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इनके पास पहली बात तो किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है। ये शेयर्स जिनके होते हैं उनको एक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रेट पर कैलकुलेट किया जाता है और रेगुलरली पे किया जाता है। जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है, इनका कितना रहेगा। ठीक है। ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनका, ये देखिए नाम में प्रेफरेंस आ रहा है, इसका मतलब इनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी अन्य इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले। ठीक है। और कभी भी कोई मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट होती है या कुछ सरप्लस प्रॉफिट होता है, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले किसको दिया जाएगा? पहले प्रेफर्ड स्टॉक्स वालों को दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हुआ? सब कुछ प्रेफरेंस स्टॉक जैसा ही है, बस फर्क क्या है? क्यूमुलेटिव वर्ड आ गया। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? जो डिविडेंड बार बार पे आउट किया जा रहा था, अब वो डिविडेंड एक साथ पे किया जाएगा। अगर अनपेड रह जाता है तो कोई भी एरियर अगर होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो वो भी पे आउट किया जाएगा बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर। ठीक है। इक्विटी शेयर वालों को देने से पहले इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस, और क्योंकि अगर लगातार पे नहीं किया जा रहा टाइम टू टाइम, तो फिर उसको क्यूमुलेट करके दिया जाएगा। ठीक है। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब देखिए, सारी सारे इसमें जो ट्रेड्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं। क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ, और कन्वर्टेबल मतलब कि इनके पास ये चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? प्रेफरेंस शेयर को अपने नॉर्मल इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये इनके पास, ये भी एक अधिकार है इनके पास। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि राइट ऑफ सर्ट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? प्रॉफिट में। अब एक बार जब उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसके लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद वो प्रॉफिट्स में भी शेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेशन राइट जो है वो उनका डिपेंड करता है कितना क्वांटम ऑफ डिविडेंड पे किया गया है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और ओवर एंड अबव पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लेवल कितना उनको मिल चुका है, उस पर डिपेंड करेगा उनका पार्टिसिपेशन।
अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है कैपिटल मार्केट के? पहले तो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स यानी एसआरस। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होता है? जो आपने हम लोगों ने सरफेसी वगैरह पढ़ा है, ठीक है, आप प्रीवियस चैप्टर्स में जाके विजिट कर सकते हैं उसको। सरफेसी में क्या होता है कि सिक्योर एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज क्या करती हैं, जो स्ट्रेस एसेट्स हैं, मतलब जो एनपी एसेट्स हैं, उनको परचेस करती हैं, फिर उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बना करके जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको बेचती हैं। तो वो होते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, और वहीं से तो पैसा जनरेट करते होता है ना, 85:15 का रेशियो रहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? तो मतलब इन्वेस्टर चाहे तो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के माध्यम से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, ये बताया गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सबको पता है, ये क्रेडिट रिस्क फ्री सोवरेन कूपन बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाने के लिए या बोरो करने के लिए तरीका निकालती है। ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये इनका एक फिक्स्ड कूपन होता है, जो कि स्पेसिफाइड डेट पर हाफ ईयरली बेसिस पे पे आउट किया जाता है। डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स देखिए बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनीज पे करते हैं, जो कंपनीज इशू करती हैं, होते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कंपनीज इशू कर रही हैं, जो का इंटरेस्ट यानी जिसका ब्याज जो है वो हाफ ईयरली स्पेसिफाइड डेट्स पर पे किया जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाएगा। खास बात यह है कि जो भी डिबेंचर्स होते हैं उनके बैक में हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी ज़रूर होती है। मतलब कि वो सिक्योर्ड होते हैं, चार्ज कोई भी जो कंपनी जो इशू कर रही है उसका कोई ना कोई असेट उसके उसको बैकिंग दे रहा होता है, ठीक है, सिर्फ गुडविल या सिर्फ नाम बेस पे नहीं बिका। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैकिंग में कुछ नहीं, क्या है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कह दिया तो मान लिया जाएगा, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भी एक नेगोशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कि इंडेप्टनेस दिखाता है, मतलब आपने कर्जा ले रखा है ये दिखाता है। तो बॉन्ड में अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बस ये ध्यान रखिए कि डिबेंचर के पीछे हमेशा कोई असेट होता है, एक अंडरलाइंग असेट होता है उसके पीछे सिक्योरिटी के लिए। बॉन्ड अनसिक्योर्ड है, टोटली अनसिक्योर्ड है। तो बॉन्ड इशू कौन कर सकता है? कंपनीज, म्यूनसिपलिटीज़ या कोई गवर्नमेंट एजेंसी बॉन्ड इशू कर सकती है। जो बॉन्ड इन्वेस्टर है वो सीधे उसमें पैसा देता है, भाई बॉन्ड खरीदना है, और उसके बाद उसके बदले में उसको जो कंपनी या जो म्यूनसिपलिटी वो प्रॉमिस करती है कि फला फला डेट पर हम आपको ये पैसा वापस करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट है। कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? ये नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो इशूअर है, मतलब जो बॉन्ड इशू कर रहा है, वो इन्वेस्टर या जो बॉन्ड होल्डर है उसको जो इंटरेस्ट है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट पर, या जिसे कूपन बोला जाता है, मतलब जो प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट है उसको कूपन बोला जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, जनरली क्या होता है वंस ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार यानी छमाही दिया जाता है, ये देगा। तो कूपन का मतलब सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट यानी ब्याज। जो कूपन बॉन्ड है इसका मतलब है एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दिया कि इतना आपको इस डेट पर दिया जाएगा। जो मैच्योरिटी है बॉन्ड की उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पीरियड, कि कब तक के लिए वो इशू किया गया। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है? जो ऐसा बॉन्ड जो कि इन्वेस्टर यानी जिसने भी बॉन्ड खरीदा है उसको ये ऑप्शन देता है कि वो आगे चल के उस बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन बॉन्ड, सॉरी कन्वर्टिबल बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो पहले डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा और फेस वैल्यू पे कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड है, अभी इसको जीरो कूपन अगर बनाना है तो मान लीजिए इसको 95 रुपये बेचा गया, और बाद में जब आप इसको वापस रिडीम कराने जाओगे तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो जो 5 रुपये हुआ ये आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब आपने शुरू में 95 में खरीदा, लेकिन आपको मिला क्या? फेस वैल्यू पे मिला, यानी कि 100 रुपये वापस मिल गए। यही आप उसको ब्याज मान लो, इंटरेस्ट मान लो, कूपन मान लो, कुछ भी मान लो, बट का कॉन्सेप्ट ये है। इसमें किसी भी प्रकार का पीरियोडिक इंटरेस्ट है, 6 6 महीने पे जो हमने लास्ट उसमें स्लाइड में देखा था वैसा कुछ भी पे नहीं किया जाता है। जो इशू प्राइस होता है, जो रिडेम्पशन वैल्यू यानी फेस वैल्यू होती है, वो दिखाता है कि क्या रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि इशू प्राइस जैसे मैंने कहा 95 रुपये में इशू हो गया, और रिडेम्पशन प्राइस यानी फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपये थी, तो 5 रुपये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यही रिटर्न है होल्डर का। जो इस तरह के बॉन्ड्स को जो भी लोग खरीदते हैं उनको सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट होता है या फ़ायदा होता है, जो कि उनको मैच्योरिटी पे मिलेगा, जिसको बोलते हैं बुलेट पेमेंट। भाई आपने 100 रुपये का बॉन्ड था, आपने 95 रुपीज़ में खरीद लिया था शुरू में, फिर जब आप लेने गए तो आपको सीधे 100 रुपीज़ वापस मिल गए, यानी 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। बट इट हैपन्स ओनली वंस, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बुलेट पेमेंट बोलते हैं। कहीं पूछा जाए बुलेट पेमेंट क्या होता है तो ये कॉन्सेप्ट है बुलेट पेमेंट का। कमर्शियल पेपर्स हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी बता देते हैं एक बार। देखिए कमर्शियल पेपर सब भी आया है तो याद रख लीजिए, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है? गवर्नमेंट इशू कर रही है। कमर्शियल पेपर्स क्या है? प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। तो कमर्शियल पेपर्स कंपनीज का मार्केट से बोरो करने का एक तरीका है। शॉर्ट टर्म में इनको पैसा मिल जाता है। इसका जो जो ड्यूरेशन होती है जनरली 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में होती है, और ये डायरेक्टली जो है मार्केट में प्लेस किए जाते हैं, या तो इंटरमीडिएरीज के द्वारा, मतलब ऑथराइज डीलर्स वगैरह के माध्यम से, या फिर कंपनीज डायरेक्टली पे कर सकती हैं, और 5 लाख उसके मल्टीपल में ही होते हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स। ट्रेजरी बिल भी गवर्नमेंट का बोरिंग का एक तरीका है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर के लिए होता है, यानी 90 डेज़, 102 डेज, 364 डेज़ के लिए। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? टी बिल्स इशू करती है, जिससे कि अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके।
कैपिटल मार्केट में कुछ और टर्म्स भी यूज होते हैं, जैसे एक टर्म है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। एसटीटी क्या है? एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज पर लगाया जाने वाला एक तरह का टैक्स है। आप कोई भी लेन देन यदि स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं तो उसके बदले में एसटीटी यानी स्टॉक सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता ही लगता है। ठीक है, ये कब से आया था? ये एक फाइनेंस एक्ट 2004 आया था, उसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स रूल्स 2004 किए थे, अप्लाई किए थे, जो विद इफेक्ट कब आ गए थे? 1 अक्टूबर 2004 से। फिलहाल 2013-14 बजट के बाद एसटीटी को रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया कैश डिलीवरी ट्रांजैक्शंस के लिए। रोलिंग स्टेटमेंट क्या होता है? रोलिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो सारे ट्रेड्स दिन भर के किए गए हैं वो नेट ऑब्लिगेशन के हिसाब से एक साथ एग्जीक्यूट मतलब एक साथ सेटल कर दिए जाएँ। जो ट्रेड्स हैं जनरली अभी फ़िलहाल T+2 डेज़ के बेसिस पे चलती हैं, तो सपोज ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हुई मंडे को तो वो कब जाकर सेटल होगी? वेंसडे को, मतलब T+2 ट्रांजैक्शन हो गया मंडे और +2 यानी ट्यूसडे वेंसडे। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो T+1 सेटलमेंट भी साइकिल जो है वो ऑफर मतलब वो ऑप्ट कर सकता है। कब से किया गया? 1 जनवरी 2022 से किया गया कि वो चाहे तो T+1 भी कर सकता है यदि वो उसकी कुव्वत है, अगर वो कर पाता है तो। हालांकि उसे इसके लिए सेबी को 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई हमें ये हम T+1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पे इन डे और पे आउट डे क्या होता है? पे इन का मतलब होता है जब ब्रोकर्स जो हैं वो पेमेंट करते हैं किसको? एक्सचेंज को, कि भाई हमें पेमेंट कर रहे हैं या हम यह सिक्योरिटीज डिलीवर करते हैं। पे आउट का मतलब क्या होता है? पे आउट डे का मतलब होता है जब इसका उल्टा होता है, जब एक्सचेंज जो है वो पेमेंट करते हैं, डिलीवरी करते हैं सिक्योरिटीज़ की, किसको? ब्रोकर को। तो जो सेटलमेंट साइकिल है T+1 T+2 रोलिंग सेटलमेंट बेसिस का, ये कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2003 से। जो एक्सचेंज है उसको ये इंश्योर करना मत पड़ता है, जैसे एनएससी हो, बीएससी हो, कोई भी एक्सचेंज हो, उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जब भी ब्रोकर को डिलीवरी दी गई सिक्योरिटीज़ की या पैसा दिया गया है वो विद इन 24 आवर्स क्लाइंट तक यानी इंडिविजुअल तक पहुँच जाना चाहिए, जिसका वो एक्चुअली पैसे को जहाँ से बिलोंग करता है। सिक्योरिटीज़ लेंडिंग स्कीम क्या होता है? सिक्योरिटीज़ लेंडिंग स्कीम का मतलब ये है, सपोज़ आपने कोई भी बॉन्ड या कोई भी स्टॉक्स खरीद रखे हैं और आपके पास वो आइडियल पड़े हैं, कुछ काम नहीं उनका, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दे सकते हैं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसके बदले में आपको एक फिक्स रिटर्न देगी। ठीक है, जितने टाइम की चाहे उतने टाइम दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटीज़ जो आइडियल सिक्योरिटीज़ है वो भी आपको कुछ ना कुछ पैसा कमा के दे रही हैं। इसमें जो नोडल एजेंसी है उनको बोलते हैं अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही जो है वो इसमें नोडल एजेंसी है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज बोला जाता है। यदि मान लीजिए कोई ब्रोकर है वो टाइमली जो इंडिविजुअल या जो क्लाइंट है उसको उसकी सिक्योरिटीज़ क्लियर करके वापस नहीं दे पाता, इन केस अगर उसे ज़रूरत है या उसने बीच में तोड़ा है तो उस केस में क्या होगा? जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ओपन मार्केट से उस चीज़ को खरीदेगा और मतलब उस स्टॉक को, और 7 दिन के अंदर अंदर उसको सेटल करेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना? 7 दिन का। मतलब आपने किसी ब्रोकर के माध्यम से मान लीजिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अपनी सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर दिया कि भाई हमें इससे कुछ रिटर्न आता रहेगा। अब रिटर्न आपके बीच में उसको कहा कि हमें तोड़ना है, अगर 7 दिन के अंदर ब्रोकर उसको वापस नहीं कर पाता है तो किसकी जिम्मेदारी? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की, कि वो उसको ओपन मार्केट से खरीदे चाहे किसी भी रेट में मिले और आपको आपकी सिक्योरिटीज़ वापस करेगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद अभी इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।